डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे मॉडल्स का। मॉडल्स मीन्स होते हैं रूपात्मक क्रियाएं। तो रूपात्मक क्रियाएं हमारी 13 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 13 होती हैं। मॉडल्स मीन्स क्या होती है? रूपात्मक क्रियाएं। रूपात्मक क्रियाएं कितनी होती है बेटा? 13 होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की। कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, ought to, used to, must, dare, need। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग में हमें कोई पूछ सकता है कि कितने होते हैं, तो 13 हमें याद रखना, ऑन द स्पॉट बताना आंसर के रूप में कि देयर आर 13 मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में कितने होते हैं? ग्रामर के अंदर 13 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैन का। अब कैन, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। अब यूज ऑफ कैन में हम वही बातें सीखेंगे जैसे एग्जाम में आती हैं। हम वो सभी जो नियम से हैं जो डीपली नॉलेज के लिए नहीं, हम केवल एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहला रूल जो है वो क्या है? कैन का एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होती है योग्यता। बेटा एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता। और पावर मीन्स क्या होता है बेटा? शक्ति। अब हमें लेकर चलना, देखिए कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है? क्षमता होती है इंसान की। एबिलिटी क्या होती है? योग्यता होती है। पावर होता है शक्ति। पावर क्या होती है? दो प्रकार की होती है पावर कि एक तो फिजिकल पावर होती है और एक होती है सत्ता पावर। कि प्रिंसिपल सर अपनी पावर का यूज बच्चों पर कर सकते हैं, जो दो स्टूडेंट हु डू नॉट मेंड देयर वेज, जो अपने हरकत नहीं सुधार सकते हैं, तो उनको एक्सपेल भी कर सकते हैं, स्कूल से डिसमिस भी कर सकते हैं। तो वहाँ पावर यूज होती है। और एक फिजिकल पावर, हम किसी चीज़ को पिकअप करते हैं, उठाते हैं उसके लिए। तो हम एबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए अब कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेकर चल रहा हूँ मैं खुद पर लेकर बताऊँगा ज़्यादा आपको एग्जाम्पल जो भी हैं। आई कैन सॉल्व दिस सम। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं, तो किसका मतलब क्या हो गया? एबिलिटी है मेरे पास। एबिलिटी है तो योग्यता की बात है, तभी तो मैं हल कर सकता हूं इसको, कि मेरे पास इस चीज़ की प्रोफिशिएंसी है, प्रवीणता है, मैं जानता हूं कि हाउ टू सॉल्व दिस सम, कैसे हम हल करते हैं। रही बात जैसे कैपेसिटी की बात करते हैं, तो किसी चीज़ को उठाने के लिए, जैसे मैं कहूँ यस आई कैन लिफ्ट दिस बेंच, मैं इस बेंच को उठा सकता हूं। तो इस बेंच को उठा सकता हूं कि क्या होगी? मेरी कैपेसिटी है। बट वहां पर कैपेसिटी, हम कहेंगे कैपेसिटी, इसमें एबिलिटी की बात है कि उसको पता है, योग्यता है, हाउ टू लिफ्ट इट, कैसे उठाया जाता है इसको, ठीक है, कितनी देर तक उठा सकता है, वो भी हमें कैपेसिटी की बात को शो करता है। लेकिन पावर, इसके लिए ताकत लगी तो वो ताकत भी इसमें लग रही है। तो अकेला हम ये नहीं कह सकते कि अकेली एबिलिटी कैपेसिटी काम कर रही है। यहाँ पर कैपेसिटी, एबिलिटी कुछ नहीं कर रही है, पावर कुछ नहीं कर रही है, तीनों इंटरलेटेड पॉइंट हैं आपस में। तो अगला जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पावर की बात कर दी, यहाँ पावर भी लगी है और कैपेसिटी भी कितनी देर तक उठा सकता है। रही बात जैसे मैं कहूँगा इफ, स्टूडेंट्स को लेकर बोल रहा हूँ मैं, जैसे इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, अगर आप अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे, द प्रिंसिपल कैन एक्सपेल। अब मैं यहां ऊपर की तरफ लिख रहा हूं इस पॉइंट को, एक्सपेल यू फ्रॉम स्कूल। अब यहां पर क्या कर रहा है कि इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, अगर आप अपनी हरकत नहीं सुधारेंगे ना, द प्रिंसिपल कैन एक्सपेल यू फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से आपको निष्कासित कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पावर हुई ना कि एक व्यक्ति ने, किसने? प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने अपनी पावर का यूज कर दिया। तो यहाँ पर फिजिकल पावर नहीं है, जो कि इंसान के पास, जैसे सरकार गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है और जिसके पास मेजोरिटी होती है, जिस सरकार के पास तो अपनी पावर का यूज़ करते हो, तो इसी प्रकार किसी
जैसे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी अधिकारीगण होते हैं, वो अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो हमें पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के क्यों बेटा आपको मैं बता रहा, आप कहेंगे सर इसमें कैसे पावर कैसे यूज़ की गई, कैसे कैपेसिटी। तो हाथ का एक एग्जांपल अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो देयर आर 5 फिंगर्स इन वन हैंड। एक हाथ के अंदर क्या है, 5 उंगलियां होती हैं। तो वही बात है ना, सेंटेंस एक है हमारा, लेकिन इसकी जो बातें ना वो 3 फॉलो करती हैं। किसी का अंश कुछ है, किसी का ज़्यादा, किसी कम, तो तीनों इंटरलेटेड पॉइंट हैं। तो आपको जो एग्जाम में अक्सर आता है ना, ये तीनों बातों में से जरूर पूछ लिया जाता है भी। आप कहेंगे पावर है, इसमें तो पावर यूज है, बट अकेली पावर भी काम नहीं कर सकते। आप कहेंगे पावर यूज कर दे भी, हाँ पावर, तो उसके लिए पावर ताकत लगाता है व्यक्ति, इंसान शक्ति यूज करता है। तो शक्ति के बारे में उसे पता होना चाहिए कि एबिलिटी पता होना चाहिए भी, एबिलिटी कैसी, योग्यता कैसी। प्रिंसिपल के पास एबिलिटी थी तो तभी तो उसके पास पावर आई होगी ना, योग्यता थी तभी तो उसके पास पावर आई है भी, अपने उस पावर को यूज करने का। और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पावर यूज होगी, क्योंकि एबिलिटी योग्यता है तभी प्रिंसिपल पोस्ट पे है, और पोस्ट पे है तो उसके पास पावर है उस पद की, और पद की पावर है तो उस पद को इस प्रकार इस्तेमाल कर सकता है कि एक्सपेल कर सकता है, जो अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। तो ये मत सोचना कि अकेली पावर है, ये इंटरलेटेड पॉइंट है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अक्सर जो एग्जाम में पूछ ले जाता है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ यस, अगर मैं थर्ड पर्सन का लेकर चल रहा हूँ, जैसे ही कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, वह 2 भाषाएं बोल सकता है। तो हमें पता है उसके पास प्रोफिशिएंसी क्या है, 2 लैंग्वेजेस को बोल सकता है। ही कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, कितनी देर तक बोल सकता है वो भी हमें पता है, जैसे भी 2 घंटे बोल सकता है। तो वहाँ पर क्या होगी, इसकी कैपेसिटी बोलने कितने, लेकिन पावर भी चाहिए, पावर कैसे भी, वो कितनी देर तक बोल सकता है। एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी मीन्स जो हम बता रहे हैं पावर भी, उसको बोल तो कैपेसिटी तो है, लेकिन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे पावर भी यूज हो रही है उसकी। बोलने में कहते हैं भी ताकत तो लगती है। ठीक है, तो ही कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, कितनी देर तक बोल सकता है, वो कैपेसिटी की बात कर रहा है, अभी 2 घंटे बोल सकता है। और स्पीक बोल सकता है, हाउ टू स्पीक, ठीक है, लैंग्वेज, हाउ टू स्पीक लैंग्वेज, भाषा कैसे बोलते हैं, तो उसको पता है, वो एबिलिटी के अंदर आता है। तो वही बात आ गई ना, बात तीनों ये जो है एक दूसरे रिलेट करते हैं। तो पहला जो रूल है आपको समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ता हूँ, अब अच्छे से आपको समझना है इसको। मैं रफ कर रहा हूँ इन सबको। अगला जो रूल है हमारा वो कैन से रिलेटेड है। देखिए आप लोग, वही बातें बताई जाएंगी इस टॉपिक के अंदर जो आपके अक्सर एग्जाम में आती हैं। कैन का प्रयोग, रूल नंबर 2। अब कैन का जो प्रयोग है, कैन का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। तो आपको पता चला बच्चों, क्या परमिशन लेने देने के लिए। लेकिन मॉडर्न, मैं आपको बता देता हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में कैन की बजाय मे का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में है मॉडर्न इंग्लिश में। क्यों? अब आप कहेंगे कई बार हमारे पास अल्टरनेट में आते हैं, 3 अल्टरनेट आ गए, जैसे आपको मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखो, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ। तो हमें पता चलिए यहाँ पर देखिए परमिशन मांग रहा है भी, आपको मैं, ये कोई चीज़, कोई वस्तु हो सकती है, तो ये तो मैंने मोबाइल के तौर पे बुक भी हो सकती है, कोई स्कूटर भी हो सकता है, गाड़ी भी। तो वहाँ पर कह रहा है कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका प्रयोग कर सकता हूँ। रही बात जैसे परमिशन देने की बात हुई, मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहता, देखा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको फॉलो करना उनको। यू कैन गो नाउ, अब फर्क क्या है, अब यहाँ पर देखिए परमिशन दे दी, यहाँ तो देखिए परमिशन मांग रहा था, यहाँ पर दे रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी ने परमिशन मांगी हो, तब यू कैन गो नाउ, अब जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या करता है, जा सकते हो। लेकिन मैं कुछ जो मॉडल है ना, वो एक बात को देखिए, परमिशन देने के लिए हम कैन का भी, परमिशन देने के लिए हम मे का भी यूज करते हैं, और परमिशन लेने के लिए, तो वो बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पर कैन है तो मे का भी यूज कर सकते हैं, यू मे गो नाउ। बट फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बोथ सेंटेंसेस, दोनों में फर्क क्या है, दोनों के यूज में फर्क क्या है।
अब ये हमें पता है किसके लिए यूज हो रहा है, कैन परमिशन के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, परमिशन के लिए। इजाजत दी गई है यहाँ पर परमिशन, यहाँ पर भी परमिशन है, बट हमें परमिशन को पता होना चाहिए कि कैसी परमिशन है ये है फॉर्मल स्टाइल परमिशन। किस क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल स्टाइल परमिशन। फॉर्मल स्टाइल परमिशन का मतलब होता है औपचारिक शैली से दी गई परमिशन। अब हमारे पास कोई खाना नहीं बचता, हम नहीं स्टे कर सकते वहाँ पर, एक सेकंड भी नहीं ठहर सकते, हमारी इच्छा काम नहीं कर सकती, और यहाँ पर हमारी इच्छा भी काम कर सकते हैं। क्यों, हम ठहर भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर कैन बोला गया, यू कैन गो नाउ, तो वो जो परमिशन दे दिया उसने तो अपनी तरफ से परमिशन दे दी है, बट जिसको परमिशन दी है उसकी मर्जी काम कर सकती है कि वो ठहर भी सकता है और जा भी सकता है। बट यहाँ पर मे के यूज होता है और परमिशन देने के लिए मे यूज कर दिया गया है। तो जो जिसको परमिशन मिली है वो तनिक भर नहीं रह सकता उस जगह पर, उसको जाना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मल स्टाइल परमिशन बोला जाता है। इसको परमिशन तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परमिशन है, ये भी परमिशन है, बट हमें फ़र्क सीखना है, क्योंकि ये जो मॉडल टॉपिक है ऐसा टॉपिक है ये, कुछ मॉडल है ना सेम बात को फॉलो करते हैं और हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और हम जब एग्जाम में आते हैं तो हम पजल हो जाते हैं कि हाउ टू सोल्व द सेंटेंस ऑफ मॉडल्स विदाउट नोइंग डीपली इट। इसको बिना कहते हैं गहराई से जाने हम कैसे हल कर दें। तो ये चीज़ आपको बता दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर कि मे क्यों यूज़ हुआ और कैन क्यों यूज़ हुआ। मे है ना वो क्या, फॉर्मल स्टाइल परमिशन, इसमें कैंडिडेट की जिसको परमिशन लो उसकी इच्छा काम नहीं कर सकती, उसको जाना होगा। और कैन यूज इसमें डिपेंड करता है उसकी मर्जी पर, उसकी इच्छा पर, उसकी विश पर, वो जा भी सकता है और ठहर भी सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों में। हाँ, परमिशन के लिए दोनों यूज होते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में मे का प्रयोग उचित माना जाता है, प्रॉपर माना जाता है परमिशन लेने और देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों बातें मैंने बता दी हैं कि परमिशन लेने और देने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अच्छे से आएंगे समझ में। कैन का मैंने पर लिख दिया कैन। तो यहाँ पर जैसे परमिशन मांगने के लिए क्या कहेंगे, जैसे बच्चे कहते हैं मे आई, जब ऑफिस में एंट्री करते हैं तो क्या मे आई कैम इन से, तो परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पर, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आपको पता है मे का यूज़ हुआ, तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है और यहाँ पर परमिशन दी गई है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा यूज है, लेकिन हमारे अल्टरनेट में आ जाते हैं। सो दैट हमारे अल्टरनेट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैन आ गया, ठीक है, और विल आ गई, यहाँ पर हमारा सेल आ गया। देखिए, और एग्जाम में ऐसे आते हैं हमारे विदाउट अल्टरनेट, है ना। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर आता है हमारा, जो 10th स्टैंडर्ड का हो चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। अब कैन है, हमें पता परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं, बाकी नहीं। अब क्योंकि बात यहाँ पर क्लियर रखी, आप जा सकते हो। ठीक है, तो यू विल गो नाउ, आप जाएंगे ये नहीं कह सकते, और सेल का भी किस दफ़ा यूज़ नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे सर ने तो बताया था कि मे का भी यूज़ होता है और कैन का भी होता है, बट हम अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते कि जो एग्जाम में अल्टरनेट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा जो प्रॉपर जो मॉडल होगा ना वही फिलअप करते हैं। तो हमारा क्या है, कैन है, लेकिन यहाँ पर मैंने कैन यूज़ कर दिया, लेकिन कई दफ़ा क्या है कैन नहीं आता है और ये आ गए में। और आपने क्या है देखा हुआ कहीं एग्जाम्पल किसी एक्सरसाइज में कि मैंने तो आंसर के रूप में भी देखा था, बट हमें देखने की बात नहीं, यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। हमें पता है परमिशन के लिए दोनों यूज़ परमिशन देने लेने के लिए दोनों यूज़ होते हैं, और मे है तो हमारे पास अब अल्टरनेट में क्या हुआ है, कैन नहीं आया, मे आया हुआ है, तो हम किसको फॉलो करेंगे। हमें पता है यस मे का यूज़ होता है, और वो भी फ़र्क बता दिया है कौन सा फॉर्मल स्टाइल परमिशन, परमिशन के लिए दोनों, लेकिन फॉर्मल स्टाइल परमिशन के लिए मे और परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं। परमिशन दोनों में है, बट आपको ध्यान रखना है इस प्रकार कि आप कहेंगे सर ने तो बताया था कैन यूज़ होता है, अगर अल्टरनेट में आ गया मैं तो मैं क्या करूं, तो आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, आप में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपका सेकंड रूल भी कंप्लीट हुआ। अब मैं थर्ड रूल की तरफ बढ़ता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, बस उसी की तरफ मैं फोकस रखूंगा जो आपके अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला जो नियम हमारा व्यक्ति का जो नेचर है, हैबिट को शो करने के लिए, नेचर और हैबिट दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आप कहेंगे नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, या हैबिट मान लीजिए, नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसको, नेचर और हैबिट को। अब आप बता देता हूं, अगर इंसान का जैसा नेचर होगा उसकी वैसी ही हैबिट क्रिएट होती है, और जैसा स्वभाव वैसी आदत। ठीक है, तो मैं कहूँ यहाँ पर देखिए कि इंसान, मान लीजिए एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन।
एक दगेबाज, जैसे हमारा जो है ना ईमानदार इंसान है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, हानि नहीं पहुंचा सकता, और एक दगेबाज इंसान होगा ना वो किसी को दगा दे सकता। कैसे? ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, कि एक दगेबाज, एक धोखेबाज इंसान हमें दगा दे सकता है। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर उसकी स्वभाव कैसा उसने बनाया है ना, धोखा देने का है, और हैबिट उसकी क्या है, लोगों को डिसीव करने की, हमेशा आदत बन गई उसकी। आदत कैसे बनी कि जैसा स्वभाव था उसी के अकॉर्डिंग उसकी आदत क्रिएट हुई दगा देने की। तो दगाबाज इंसान हुआ ना, दगा देना शुरू कर दिया, हैबिट हुई, स्वभाव था और स्वभाव के अकॉर्डिंग उसके हैबिट लोगों को दगा देने की हुई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट डिसीव एनीवन। आया ना समझ में आपको? तो ये क्या होगी, नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने की है कि किसी की झूठ बोलने। ए लायर कैन टेल ए लाई, मान लीजिए थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, लायर कैन टेल ए लाई, टेल ए लाई। हमें पता चला कि झूठा इंसान है ना झूठ बोल सकता है। क्या बोल सकता है? झूठ, क्योंकि उसकी जो नेचर है ना, उसने अपना नेचर कैसा क्रिएट किया है, झूठ बोलने का, और उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा, टेल ए लाई, झूठ बोले। ठीक है ना? तो झूठ, एक झूठा इंसान झूठ बोल सकता है एट एनी टाइम, किसी वक्त बोल सकता है। तो उसका नेचर कैसा बना, जैसे उसने नेचर अपना क्रिया भी एक झूठे इंसान के तौर पे, तो उसी अनुसार उसकी हैबिट क्रिएट होगी। ठीक है? तो हमारा थर्ड रूल जो था हमारा, वो भी हमारा जैसे कंप्लीट हुआ, थर्ड था, इट इज़ द थर्ड। ठीक है, ये थर्ड था, और हम फोर्थ की तरफ मूव करते हैं इसको रफ करते हुए। आपका अगला जो नियम है वो क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। क्या है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सिद्धांतिक संभावना। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है। जैसे हमारा फोर्थ रूल है, रूल नंबर 4 लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, सिद्धांतिक संभावना। अब आप कहेंगे पॉसिबिलिटी के बाद है, पॉसिबिलिटी के लिए हम 3 यूज़ करते हैं, हम बताएंगे आपको भी वो भी। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है सिद्धांतिक संभावना। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहा हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी कैन शॉक यू, बिजली आपको झटका दे सकती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। फायर क्या कर सकती है, जला सकती है, फायर कैन बर्न। ठीक है, यू नहीं, एवरीथिंग, किसी चीज़ को भी जला सकती, कोई जरूरी नहीं है फायर है ना। फायर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की सिद्धांतिक संभावना इसकी क्या है, जलाने की है, इसकी शॉक करने की है। तो आइस की इसी प्रकार ले लें, आइस कैन फ्रीज। ठीक है, आइस कैन है फ्रीज, भी जो बर्फ़ है ना वो क्या कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, जमा सकती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। लहरी बात पॉसिबिलिटी की बात है, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी, कैन है ना, जैसे हम पॉसिबिलिटी के इसको छोड़ करके थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी पर आ जाते हैं। मान लीजिए, तो पॉसिबिलिटी के लिए 3 यूज़ होते हैं हमारे मॉडल। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मैं इसको रफ करते हुए पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊंगा आपको, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में पता चल गया आपको कि क्या है। जैसे इसकी जैसे मान लीजिए मैं प्रकृति मानो, फायर की प्रकृति कैसे, जलाने की है, तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉक की है, तो आइस की फ्रीज की है। तो ये क्या होगी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक सिद्धांतिक संभावना कि जैसा जिस होगा ना उसी के अनुसार वो चीज़ वैसा कर सकती है। हमें पता है इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फायर क्या कर सकती है, आइस क्या कर सकती है, तो उसको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं ये। ठीक है बेटा, अगले हमारा जो पॉइंट है वो लेकर चलेंगे। जैसे हम पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊंगा अभी आगे बढ़ने से पहले। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या है, 3 यूज होते हैं हमारे में। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए ज़्यादा संभावना होगी ना, ज़्यादा संभावना के लिए जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना लेकर चले, संभावना। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मान के चल रहे हैं हम, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बोलते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, में, सब ज़्यादा संभावना के लिए में। ठीक है, और जो माइट है वो स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए, कम संभावना के लिए, और कैन है वो न के बराबर। ठीक है, पॉसिबिलिटी मानते हैं लेकिन न के बराबर पॉसिबिलिटी, तभी हम कैन का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मे का देखिए आप लोग। अब मे के बारे में देखेंगे आप लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इट इज़ क्लाउडी, बादल है, इट रेन टुडे। ये एग्जाम्पल भी अक्सर एग्जाम में आता है। तो हमारे पास तीनों विकल्प आ गए, जैसे मे आ गया, मैं अभी जस्ट बताया था आपको, जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे, स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट, और नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी के लिए कैन।
तो आपको ज़्यादा संभावना के लिए में, कम संभावना के लिए माइट और न के बराबर संभावना होती है तो कैन। तो हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, में है हमारा। अब में भी हमारे पास अल्टरनेट में आया हुआ है, माइट भी आया हुआ है और हमारा कैन भी आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप है ना सबसे पहले अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते एग्जाम में जो आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता चला में है, में भी, माइट भी और कैन भी, तीनों पॉसिबिलिटी होते हैं। बट हमें चेकआउट करना है हमारा जो क्या है, पूरे को रीड आउट किया हमें और फिर इसको देखा अच्छे से हमने कि इट इज क्लाउडी, बादल की बात कर रहा है तो बादल है तो संभावना पूरी पूरी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है हमारी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, में कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, में का। इनका कोई काम नहीं है, अब हमें पता चला क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इंडिकेशन दे रही है हमें कि बादल है तो बरसात हो सकती है, तो पूरी पूरी संभावना बनती है। यस, आया ना समझ में। इसी प्रकार मैं बोल दूँ द एयर इज ब्लोइंग, द ट्रीज कैन फॉल ऑन द ग्राउंड एनी टाइम, किसी भी वक्त गिर सकते हैं, संभावना पूरी पूरी है। तो वहाँ पर में का यूज कर दिया, माइट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हवा चल रही है तो पेड़ भी गिर सकते हैं, तेज हवा चलेगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे माइट की बात आ गई, कई दफ़ा क्या होता है कि हमारा जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में जो है ना स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे इट रेन टुडे, और अक्सर पूछते भी हैं कि सर यहाँ क्या चीज़ है। यहाँ जैसे हमारे पास तीनों विकल्प आ गए, अब ये भी है और ये भी है, अब करें क्या, इसमें तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो हमारा कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। हम सोचेंगे में यूज़ कर दें, कहीं मिस्टेक हो जाए, माइट यूज़ कर दें तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो आपको याद रखना है, यहाँ कोई चीज़ हमारे लिए कंप्लीट नहीं दे रखी कि हम में भी यूज़ कर सकते हैं और माइट भी, ठीक है, दोनों का यूज़ कर दें तो बेटर रहेगा। क्यों, संभावना ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, प्रमाण तो नहीं है, हम क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहेंगे कि संभावना ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको तो हम लेकर चलेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि न के बराबर संभावना, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और दी हैं उसको फॉलो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर में और माइट, बट क्या होता है, अब अल्टरनेट में हमारे पास में और माइट कैन तीनों दिए हैं, तभी हम में ऑब्लिक माइट लिखना पड़ेगा, हमें एग्जाम में जब आते हैं दोनों लिख के आएंगे। बट हमारे क्या है, जैसे में दे दिया और माइट नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया कुड मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, अब कुड आ गया ना, तो आपको सीधा पता है यहाँ पर तो कैन तो न के बराबर संभावना, लेकिन संभावना है टुडे कर दिया ना, आज हो सकता है ऐसा, तो यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, में कर देंगे, ठीक है। क्या किया हमने, में किया, क्योंकि हमारे अल्टरनेट में ये है और ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, हमें पता चला क्यों, यहाँ पर में। अब हम दोनों यूज नहीं करेंगे, बट हमारा क्या है, कुड के बजाय या में की, जैसे यहाँ पर हमारा है माइट और यहाँ पर दे दिया कुड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट तो बाहर नहीं जा सकते हम, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट हमें वी हैव टू फिल अप राइट मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, वाक्य में हमें भरना पड़ता है। अब देखें यहाँ पर क्या है, में है, अब हम इसको रिमूव करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए हमें पता हमारे पास अल्टरनेट माइट कुड और कैन है, अपने खुद से तो नहीं भर सकते हैं, में आ जाएगा, में करेंगे, क्योंकि हमने तो एग्जाम में, हमने तो एक्सरसाइज में देखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर। नहीं बेटा, हम अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते, हमें नियम पता होते भी नहीं जा सकते। क्यों, हमें पता है में का यूज़ भी होता है, माइट का होता है, कैन का, बट हमारा अल्टरनेट क्या कर रहा है कि कैन तो न के बराबर है, उससे पहले वो जो चीज़ है ना माइट है। अब कैन का यूज़ कब करते हैं, जब माइट और में नहीं आता, पॉसिबिलिटी जाहिर हो रही तब हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे कि यहाँ पर संभावना। अब आपका कंप्लीट हुआ ना कंसेप्ट, क्यों जो बात है वो कंप्लीट हुई, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि माइट क्यों यूज़ किया। अब हमें पता चला माइट इसलिए यूज़ हुआ कि स्लाइट पॉसिबिलिटी संभावना है, लेकिन कम संभावना है, आज हो सकती है, ठीक है, बरसात, लेकिन संभावना पूरी नहीं है, संभावना जताएगी है लेकिन वो कम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, स्लाइट पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट हमने माइट यूज़ किया। तो वो आपको मैं जो बता रहा था ना, वो अल्टरनेट के अकॉर्डिंग आते हैं बेटा, एग्जाम में एक्सरसाइज में जो आप दिखाते हैं माइट आ गया, में आ गया, बट ये जो सेंटेंस है ना, इस तरह की बात आ गई तो वहाँ पर में आएगा, माइट का और कैन का देयर इज नो मेंशन, कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। आया बेटा समझ में। तो पॉसिबिलिटी की बात है ना, वहाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात बताई थी मैंने अभी जस्ट, और ये थी पॉसिबिलिटी की बात है कि पॉसिबिलिटी के लिए तीनों चीज़ जो हमारे मॉडल हैं वो फॉलो करते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो हम भर नहीं पाते हैं। तो आपका क्लियर हुआ ना बेटा, तो अच्छे से अगला जो हमारा है कुड की तरफ मूव करते हैं। यस, और कुड में क्या है हमारा, जैसे कैन के पास्ट फॉर्म में, अब मैं सीधा रूल लिख रहा हूँ सीधा, जैसे यूज ऑफ ए कुड, और रूल नंबर फर्स्ट हमारा जैसे कैन के पास्ट फॉर्म में, कैन के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन जो हमारे नरेशन के अंदर आता है जब सॉल्व करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। आपको बेटा याद रखना है कि कैन के पास्ट फॉर्म में हम इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही सेड
उसने कहा, क्या कहा, आई कैन, जैसे मैं सोल्व की ले रहा हूँ एग्जाम, जैसे अभी जस्ट मैं आपको बताया था आई कैन सोल्व दिस सम। अब ऐसा एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं इसी एग्जाम्पल को फिर ले रहा हूँ। अब देखिए आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इसको हल कर सकता हूँ, तो ही सेड। अब क्या करेंगे, हमारी इन्वर्टेड कॉमाज हैं, सिंपल सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंजेक्शन हमें पता है, नरेशन में दैट आता है, यस आई है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, हम क्या कर देंगे यहाँ पर ही। बट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोल्व किया मैंने, दिस का दैट चेंज कर दिया, जो नरेशन में आते हैं अक्सर आपको पता है, ठीक है, नरेशन के टॉपिक में आप डीपली सीखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ही है। अब हमारे पास अल्टरनेट आता है एग्जाम में, जैसे कैन आ गया भाई, और कूड आ गया भाई, ठीक है, और मे आ गया। अब मोस्टली स्टूडेंट्स है ना, वो इसको देखिए क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आई कैन सोल्व दिस सम, मैंने इसलिए लिया है, इसको क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ और इसको दोबारा लिया है, मैंने लिया है। तो मोस्टली क्या करेंगे, ये तो मैंने एग्जाम्पल देखा हुआ है, सर ने समझाया हुआ है, ये तो कॉपी में भी मैंने देखा है, जो हेल्प बुक है उसमें भी एक्सरसाइज में मैंने देखा है, और कैन का यूज होता है भाई सोल्व दिस सम, ऐसा एग्जाम्पल तो मैं देख चुका हूँ, वो चीज़ नहीं है। बट यहाँ पर हमें पूरे को रीड आउट करना है, सेड है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज है, ठीक है, कंजंक्शन हमारी जो संयोजक है उससे पहले सेकंड फॉर्म है, पास्ट का यूज है। तो हमें देखना है, ये चीज़ हमें इंडिकेट बहुत करती है, क्योंकि अगर यहाँ पर पास्ट की बात की गई है, भूतकाल का जिक्र किया है, वो कर सकता था, उसके पास भूतकाल में एबिलिटी थी, ठीक है ना, योग्यता थी उसके पास, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कूड आएगा, क्योंकि कैन का कोई मेंशन नहीं है, कोई मे का, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में यस, और ये पास्ट फॉर्म में कैन का पास्ट फॉर्म होता है। तो वो पास्ट फॉर्म में हमें कैसे पता, आप कहेंगे पास्ट फॉर्म में कैसे पता चलेगा सर हमें, तो हमें पता होना चाहिए, सेंटेंस को रीड आउट करेंगे, V2 है तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर तो कूड आएगा, नहीं तो हम कैन का कैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान देने वाली बेटा आपके लिए रहा। जैसे हमारा जो अगला रूल है उसकी तरफ मूव करता हूँ मैं, जो रूल नंबर 2 है, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट क्या हुआ, भूतकाल की असंभावित शर्त, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा आपको हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, मुझे पता है। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट, भूतकाल की असंभावित शर्त जिसको वर्तमान में पूरा नहीं किया जा सकता। कैसे, मैं कंडीशन सेंटेंस को लेकर बता रहा हूँ, इफ आई हैड, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में मेरे पर ज़्यादा लेकर बताऊँगा, ध्यान रखना बेटा। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो आई कुड बाय ए कार, पैसे होते तो कार खरीद लेता, पैसे है नहीं, मैं कैसे खरीदूं, ठीक है ना। तो कंडीशन तो है ये, बट कैसी कंडीशन है, हम कहेंगे कंडीशन है, कंडीशन के लिए यूज होता है, बट ये कैसी कंडीशन है, वो इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट, भूतकाल के असंभावित शर्त, ठीक है ना, जिसको वर्तमान में फुलफिल नहीं किया जा सकता, वर्तमान में पूरा नहीं किया जा सकता। तो इफ आई हैड मनी आई कुड बाय कार, मैं कहूँ इफ आई हैड ए स्टिक आई कुड बीट स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर मेरे पास स्टिक होती तो मैं पिटाई कर देता बच्चों की, ठीक है। इफ आई हैड ए बुक आई कुड रीड इट एट होम, अगर मेरे पास पुस्तक होती तो मैं घर पर इसे पढ़ ले। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपको याद रख, अगर एक एग्जाम्पल आपको पता चल गया तो आपको याद रखेंगे। बट बेटा यहाँ पर जैसे हैड आ गया, इफ पैटर्न में हमारा आता है इफ पैटर्न, क्योंकि यहाँ जैसे इफ और हैड आपने देख लिया, तो ऐसा एग्जाम्पल और आता है जो अक्सर एग्जाम में आपको पजल करता है। तो उसकी तरफ मैं देखिए आपको बताऊंगा इसको रफ करते हुए कि हमारे जैसे इफ से बिगिनिंग हो गई, इफ पैटर्न में आता है जैसे, तो वो इफ पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ आई हैड मनी, तो ये हमारे जैसे नाउन यूज है, और इसी सेंटेंस को मैं लेकर चल रहा हूँ, जैसे इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम कुछ भी हो सकता है, वो 10th स्टैंडर्ड का चाहे कहीं कोई कंप्यूटर एग्जाम, जैसे इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती तो आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर। अब यहाँ पर कहेंगे शर्त नहीं, कल्पनावादी वाक्य में जैसे मानेंगे, लेकिन हमें क्या करेंगे, जैसे हम बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, इफ देख ला मैं इंडिकेशन के तौर पे इफ और हेड है, और यहाँ पर तो V3 है देखिए, और यहाँ पर तो क्या है, एक नाउन है ना। बट आप सोचेंगे पैटर्न में ये चीज़ है, ये पैटर्न में इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट है, और ये क्या होगी, सपोज सेंटेंस होते हैं, काश अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता, अगर मैंने मेहनत की होती, इसका जो अर्थ हमारे हिंदी में, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, मैंने मेहनत की नहीं कहने का मतलब। तो यहाँ पर बता रहा है कल्पना के तौर पे कि
अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। तो यहाँ पर V3 है और यहाँ पर क्या है, नाउन है। बट ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म है तो आगे वुड हाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मनी है, हमें पता चलेगा कुड का यूज करेंगे, इफ आई हैड मनी। तो आपको याद रखना हैड के जस्ट आफ्टर हमारा कोई नाउन आए तो आगे कुड का यूज करना। सिंपल बात बता रहा हूँ, कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है। जो रूल है ना बेटा, सभी रूल कई बार नहीं रहते सेम टाइम आपको उसी वक्त, जैसे ऑन द स्पॉट आपको याद आ जाए। तो अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आप ऑन द स्पॉट हल कर देंगे कि इफ है और हैड है मान लीजिए, तो उसके बाद नाउन है तो आप कुड का यूज कर दें। इफ है, हैड है मान लीजिए, तो थर्ड फॉर्म है तो आगे वुड का यूज करना है। कंप्लीट बेटा। तो ये चीज़ें क्योंकि एक सेंटेंस एक सेम जैसे लगते हैं तो कई बार हम पजल हो जाते हैं इसमें है क्या, क्योंकि कुछ बातें में याद होते हुए भूल जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो दूसरा एंगल है हमारा जैसे समझने का, तो वो चीज़ तो याद रह सकती है आपको। ये तो सिंपल बात है जो आपको मैंने सिंपल वे में बता दी है ताकि आपको जल्दी सी इजिली। इफ पैटर्न का भी मैं बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे इफ से बिगनी हुई है, इफ है यहाँ पर आया, जैसे इफ यहाँ पर बात आगे हमारी, जैसे मैं कहूँगा इफ आई कैम टू स्कूल, इफ आई कैम टू स्कूल, इफ आई कैम टू स्कूल आई शैल टीच यू। तो यहां पर क्या हो गया सर, सोचो गई इम्पोसिबल। जैसे क्या है, सबॉर्डिनेट क्लास की शुरुआत हमारी इफ से हो, व्हेन से हो, उन सेंटेंस में ये कंडीशन है। सबॉर्डिनेट क्लास के अंदर कंडीशन है ये, अगर मैं विद्यालय आऊंगा तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ये सर तो ही सरसूचक सेंटेंस हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैं तभी पढ़ाऊंगा तो हमें पता चले यहाँ पर किसका यूज कर दिया हमने, सेल का। मैं इफ पैटर्न की बात कर रहा हूँ, न कि मैं इफ की जैसे है इफ पैटर्न के अंदर आती है आपकी। जैसे इफ पैटर्न जिसको आता है वो जल्दी, क्योंकि हमारी टेंस रूल में भी आ सकता है और हमारे मॉडल में दोनों बातें हैं ना। ये 3 सेंटेंस हैं, ये मॉडल के 3 नियम को भी फॉलो करते हैं और टेंस रूल के भी। तो आपके टेंस रूल की बात भी 3 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहूँ यस इफ आई जैसे मैं ले रहा हूँ इसी एग्जाम्पल को ताकि आपको जल्दी समझ में। इफ आई है वर्कड हार्ड, आई